नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 30 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है रशिया यूक्रेन की डोनबेस रीजन को एनेक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आज जश्न भी मनाना शुरू हो गया है। एक दो अपडेट्स देखे थे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो यूक्रेनियन रीजन, पर्टिकुलरली हमने बात पहले भी की है। डोनबेस वाले रीजन में डोनेट्स्क, लुहांस्क और इसके अलावा रशिया जो है वो खोरासन और जोफरेजिया वाले रीजन में भी अपने खुद के लीडर्स को इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। रेफरेंडम के चलते रशिया ने यूनिलैटरली रेफरेंडम कराया है। इसमें यूक्रेनियन स्टैब्लिशमेंट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तभी तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने क्या कह दिया, बोले ये शूडो रेफरेंडम है, फर्जी रेफरेंडम है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, रशिया के साथ में अब पीस टॉक्स बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ तक कह दिया। बोला चांसेस ही खत्म हो गए हैं इस तरीके से रशिया यूनिलैटरली एनेक्स करेगा तो, ठीक है। रशिया बैक जो सेपरेटिस्ट हैं वो देखो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हाँ जी कैसे भी करके डोनबेस रीजन जो है वो रशिया के हाथ लग जाए। मैप हम एक बार देख लेते हैं, मैप में और बता दूंगा मैं। अब सवाल ये आता है कि मान लो ये एनेक्सेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डोनबेस वाले रीजन में तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेनली, ओके। खोरासन प्रोविंस हो गया या फिर ये हो गया क्या नाम है जोफरेजिया वाला रीजन हो गया ये, या लोहांस या डोनेट्स्क, ये वाले रीजन ही है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। ईस्टर्न यूक्रेन वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। अब रशिया का अगर वो पार्ट बन गई तो इसका मतलब रशियन टेरिटरी पे अब डिस्प्यूट आ गया, वो इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा। तब देखते हैं रशिया कितना क्या एग्रेशन दिखाता है। और अभी रिसेंट जो स्टेटमेंट आया है रशिया की तरफ से, बोले स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक यूक्रेन का जो डोनेट्स्क रीजन है या डोनबेस रीजन है वो ऑक्यूपाई नहीं हो जाता, ठीक है ना। अब आप देख लो अभी लगभग ईस्टर्न यूक्रेन में लगभग 60% तक का एरिया है ना वो रशिया ने कैप्चर कर रखा है। बाकी वहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, रशियन स्पीकिंग लोगों की। और ये यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया अपना कंट्रोल पूरा बनाना चाहता है। अब एक बार मैप देख लेते हैं। ये जो डोनेट्स्क, लोहांस्क और ये रीजन है इनके, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैप है, ठीक है, यूक्रेन का। ये क्रीमिया वाला रीजन हो गया, ये ब्लैक सी है ही, ठीक है। और ये है डोनबेस रीजन। यहाँ पर 60% से ज़्यादा कैप्चर तो रशिया ने ऑलरेडी कर रखा है, ओके। जिसमें ये देखो डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, इसको ऑक्यूपाई पूरा अच्छे से करना चाहता है इस रीजन को। अब अगर ये एरिया रशिया का पार्ट बन जाता है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अब रशिया की टेरिटरी पे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो यूक्रेन का पार्ट था ये। अगर ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, ठीक है। वैसे तो यूक्रेन या फिर वर्ल्ड के कंट्रीज इस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट करें दूर दूर तक चांसेस नहीं है, क्योंकि क्रीमिया को भी अभी तक रशिया की टेरिटरी के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता, अभी भी यूक्रेन की टेरिटरी के तौर पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चाहे रशिया ने 2014 से ऑक्यूपाई कर रखा उसको, अब यूक्रेन की इस टेरिटरी को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। ये है सिनेरियो, ठीक है। दूसरा आर्टिकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि नए जो भी फ़ोन रिलीज होंगे ना अभी, चाहे इंपोर्ट किए जाएं या मैन्युफैक्चर किए जाएं, उनके IMEI नंबर जो है वो गवर्नमेंट अपने साथ में रजिस्टर करवाएगी। और ये रिलीज़ किसने किया नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, ठीक है। IMEI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सभी हैंडसेट्स के लिए ये होता है। अगर किसी फ़ोन में कोई फ़ोन ड्यूअल सिम है ना तो उसके 2 IMEI नंबर होते हैं दोनों सिम्स के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लो कोई डिवाइस अगर चोरी हो गया है, यूज़ हो रहा है, तो उसका पता करना आसान रहता है। फिर जैसे फ़ोन चोरी हो गया, लॉक तो वो क्या इरेज करवा, मान लो लॉक भी लगाया हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को इरेज करा करके या फिर रीसेट करके वो रीस्टार्ट तो कर लेंगे, पर सिम जब भी डाल के यूज़ किया जाएगा ना उस स्टॉलन डिवाइस में, तो फिर उससे पता पड़ जाएगा इंटरनेट यूज़ करने पे या फिर कॉलिंग करने पे कि ये कौन से एरिया से ऑपरेट हो रहा है, तो उनको ट्रेस करना आसान रहता है। IMEI 15 डिजिट नंबर होते हैं जो ये यूनिक होते हैं हर एक डिवाइस के लिए, ओके। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो खोए हुए हैं या खो गए या किसी ने चोरी कर लिया उन डिवाइसेस को ट्रेस करने में हेल्प करेगा। दूसरा एक और हेल्प मिलेगी क्या, कि मान लो एक हैंडसेट की IMEI नंबर गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसी IMEI नंबर से कोई फेक डिवाइस और दूसरा बना लिया गया तो उसको ट्रेस करना बड़ा आसान रहेगा। जिससे कि आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन्स में कितनी क्या प्रॉब्लम्स चलती है ना, हैकर्स कितना यूज़ करते हैं फ़ोन्स को, तो वो भी ट्रेसिंग बड़ी आसान हो पाएगी, ठीक है। और ये डेटा किसके पास में स्टोर रहेगा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। IMEI स्टेटस का आइडिया लग जाएगा। अच्छा, स्टेटस भी 3 तरीके के होंगे, वाइट, ग्रे और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब तो वो गए वो डिवाइसेस जो कि चोरी हो गए या खो गए,
तो हम जैसे हमारी कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे तो वो IMEI नंबर देंगे तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी अगर वो नेटवर्क में आएंगे ना वो डिवाइसेस, पता पड़ जाएगा कहाँ पर है वो डिवाइस, ठीक है, चोर को पकड़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में अगर कोई है तो ये होता है कि हाँ उनको स्टैंडर्ड ग्रे लिस्ट में मतलब डाउटफुल है थोड़े बहुत, तो उनको ऑब्जर्व अंडर सर्विलियंस अंडर सुपरविजन उनको वाइट लिस्ट में कन्वर्ट कराया जा सकता है, ठीक है, कि हाँ चलो ये डाउटफुल हैंडसेट्स हैं, इनको कन्वर्जन के लिए बोल दिया जाए कि हाँ चलो ठीक है इनके IMEI नंबर को अपडेट करो, दूसरे IMEI नंबर दो और चेंज कर दो इनको। और वाइट वाले हैं वो तो नॉर्मल है ही, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लॉफुल इंटरसेप्शन के लिए IMEI कॉन्सेप्ट ये जो है वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्राइम्स में, और दूसरे तरीके से भी देखें, चाहे हम फाइनेंशियल क्राइम्स की बात ही कर लें, उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया ना। इसलिए 2017 में देखो IMEI नंबर जो हैं उनको बता दिया गया था कि अगर IMEI नंबर के साथ में कोई भी टैंपरिंग करता है, मतलब छेड़छाड़ करता है, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। और अब ये नोटिफिकेशन 26 सितंबर को जो है उसमें क्या कह दिया कि IMEI नंबर जो हैं वो रजिस्टर करवाने ज़रूरी है, चाहे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो चाहे इम्पोर्टेड हो, जिससे कि उनको डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना आसान हो सके। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को लेकर के ये कह दिया कि भाई मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कोई भी वुमेन है तो उसको अपनी खुद की फिजिकल ऑटोनॉमी पूरी है, वो डिसाइड कर सकती है कि हाँ मुझे वो जो फीटस है उसको कंटिन्यू करना है या फिर अबॉर्ट करवाना है। देखो मुद्दा क्या था, वो सिंपल सा ये था कि एक लेडी जो कि अनमैरिड थी, उसने अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू की इस बेसिस पे कि वो शादी कर लेंगे, पर बच्चा कंसीव होने के बाद में बंदे ने मना कर दिया, बोला शादी नहीं करूँगा। तो इस केस में वो बंदी जो है दर दर भटक रही है कि कैसे भी करके मुझे ये बच्चे को टर्मिनेट करवाना है, इस फीटस को टर्मिनेट करवाना, कारण कि अगर ये बच्चा आएगा तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी, सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाएगा और मेरे भी मेंटल जो है ट्रॉमास बढ़ जाएंगे, मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, और उसने मेरे साथ में चीटिंग की है तो फिर मैं कैसे इस तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन जो है वो अलाउड है अगर फीटस 20 से 24 हफ्तों तक का भी हो गया है तो, ठीक है। मुद्दा मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो जजमेंट जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वर्ल्ड सेफ अबॉर्शन डे के दिन ही दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड सेफ अबॉर्शन डे की अगर बात करें वो 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन क्या हुआ, डिसीजन कैसे लिया वो बताते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, DY चंद्रचूड़ थे, AS बोपन्ना और JB पार्डीवाला। इनका मुद्दा ये था कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स हैं 2003 के, उसमें रूल नंबर 3 भी है ना, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के मुद्दा था, ठीक है। उसमें यह है कि 20 से 24 हफ्तों का अगर कोई फीटस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांस आ जाए तो उस केस में उनको अबॉर्ट करना अलाउ किया जाना चाहिए। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है वो आगे पता पड़ जाएगी, जो कि इसी सेक्शन के 3B के अंडर में आगे बताई हुई है, ठीक है। अब देखो जो मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो क्या कह दिया था कि बोला कि मैरिड और अनमैरिड में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी गई थी लेडी, पर मना कर दिया था, बोले कि आपका मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, आपकी शादी हो रखी हो और उस केस में अगर आपके पति की मतलब विडो हो जाए या फिर शादी टूट जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो उस केस में तो बोला प्रोविज़न किया हुआ है कि हाँ जी आप अबॉर्ट नहीं आप करवा सकते हो, पर बोला आपकी शादी ही नहीं हुई, आपके पार्टनर ने शादी करने से मना किया, तो इस चीज़ में तो आपके ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं होता, आप अबॉर्ट नहीं करा सकते। तो इस तरीके से नैरो इंटरप्रिटेशन दे दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। पर इस चीज़ को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, भाई पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए, लेडी मैरिड है या अनमैरिड है, मुद्दे को देखना होगा, केस टू केस देखना होगा कि हमें क्या उनको अप्रूवल देना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का या नहीं। और इस बात को कह के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बोले मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर बात एकदम जेन्युइन है तो उस बात में उनको अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। अब अबॉर्शन लॉ की बात करें, वो क्या कहता है, देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें सीधा ये लिखा हुआ है कि इसमें 2 स्टेजेस में जो है टर्मिनेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का, और इसमें अमेंडमेंट करके और 2021 में एक और चीज़ ऐड कर दी गई। अब टर्मिनेशन का तरीका, अगर 20 हफ्तों तक का फीटस है, मतलब फीटस जो है वो 20 हफ्तों से कम का है, तो उस केस में तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ऑब्जर्वेशन करवाई जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी और उनके अप्रूवल मिलते ही फीटस को अबॉर्ट करना अलाउड है। और अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्तों के बीच में चल रही है
तो उस टाइम पर दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अपना ओपिनियन देंगे और उसके हिसाब से फिर बाद में टर्मिनेशन के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो ये जो दो प्रोविजन है ना, इनको ध्यान रखना, ठीक है। 20 हफ्तों से कम में तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी तरफ से ओपिनियन देगा, और 20 हफ्तों से 24 हफ्तों तक का अगर फीटस है तो फिर उस केस में दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है वो अपनी बात कहेंगे। अब देखो, प्रेगनेंसी अगर 20 हफ्तों के अंदर अंदर है तो टर्मिनेशन कब अलाउ किया जाएगा? अगर मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके लिए अगर ग्रेव इंजरी हो सकती है या फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो बच्चा जन्म लेता है तो उस केस में टर्मिनेशन अलाउड है। दूसरा, अगर जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी फीटस में अगर देखा गया तो कुछ एबनॉर्मेलिटी देखी गई, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, तो भी उसको वहां पर अबॉर्ट करना अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर मान लो कि इंटरकोर्स के टाइम पे जो भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मतलब कंसीव होने से बचने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट मेथड्स यूज़ किए गए थे, उन इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स को यूज़ करने के बावजूद भी बच्चा कंसीव हो गया और फिर बाद में पता पड़ा कि बच्चा कंसीव हो गया, फिर बाद में बच्चा अगर पैदा होता है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का एक इशू बन जाता है कि भाई हमें तो फैमिली प्लानिंग करनी थी पर ये फैमिली प्लानिंग ब्रीच हो गई अनफॉर्चुनेटली या फिर अनचाहे तरीके से, तो भी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड होगा। इसके अलावा वुमेन और हर पार्टनर, ये एक मुद्दा था। पहले तो क्या था, मैरिड वुमेन एंड हस्बैंड, यही लिखा जाता था। अब इसको अमेंड करके 2021 में क्या कर दिया गया है, वुमेन और हर पार्टनर, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का जो ट्रेंड अभी चल चुका है हमारे देश में भी, तो उस चीज़ को भी एक रियलिटी के तौर पे लेजिस्लेचर ने कंसिडर किया है कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स होकर के बच्चा कंसीव नहीं होता, पार्टनर्स के बीच में भी होता है जो कि बिना शादी के भी साथ में रहते हैं। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए एमटीपी एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 है ना, उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया है। बोल दिया कि मैरिड वुमेन या उसके हस्बैंड का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वुमेन और उसके साथ में जो पार्टनर है उसका है। तो कुल मिलाकर के जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, उसके बियॉन्ड लेकर के चले गए इस एमटीपी एक्ट को, जो कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को शो करता है, ठीक है। इसके आगे, फीटस अगर 20 हफ्ते का या 20 से 24 हफ्ते का है तो उसमें सीधी सी बात है, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में अगर रेप हुआ है, ठीक है, रेप के बाद में बच्चा कंसीव हुआ है तो भी अलाउ किया जाएगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, और ग्रेव इंजरी अगर हो सकती है मेंटल या फिजिकल प्रेग्नेंट वुमेन को तो भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो वुमेन, कौन सी वुमेन को इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, जो कि 20 से 24 हफ्तों के बीच में जो फीटस है वो उनके पेट में है और वो टर्मिनेट करवाना चाहती है, तो उनके लिए क्या कंडीशंस है वो देखते हैं। तो इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2000, अगर इसकी बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट की बात करें 2021 में जो अमेंडमेंट के बाद में डेवलप हुआ है, उसमें 20 से 24 हफ्तों की जो प्रेगनेंसी है उसमें इसके एक्ट के सेक्शन 3B के अंडर में ये क्लॉज दिए हुए हैं कि कौन कौन एलिजिबल होगा मेडिकल टर्मिनेशन के लिए। नंबर 1, अगर सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से वो कंसीव हुआ है बच्चा, अगर लेडी जो है वो माइनर 18 साल से कम उम्र है, अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल विडो हो गई या डाइवोर्स हो गया, अगर वुमेन जो है वो फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, मेंटली अगर देखें, और वो किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे जो कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016 में मेंशन्ड है, तो उसमें उनका मेडिकल टर्मिनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोई भी मेंटली इल वुमेन है और वो मेंटल रिटार्डेशन में जा रही है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी है, ठीक है, तो उस केस में भी उनको अलाउ किया जाएगा। अगर फीटल जो है मालफॉर्मेशन में आ गया, मतलब फिजिकली सही नहीं हो रहा है और बच्चा अगर पैदा हो गया तो फिर नुकसान हो सकता है बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, तो उस केस में भी टर्मिनेशन अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा वुमेन प्रेग्नेंट है पर ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर जैसी सिचुएशन बन रही है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन रही है जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, मान लो वॉर हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो वहाँ पर भी अगर क्राइसिस आ चुके हैं तो ऐसी परिस्थितियों में भी अलाउ किया जाएगा फीटस को टर्मिनेट करवाना। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी कि किसको अलाउ किया जा रहा है 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बीच में के टाइम के बीच की जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट कराने के लिए। कोर्ट की इंटरप्रिटेशन, भाई रूल 3B क्लॉज सी क्या कहता है यहाँ पर देखो सीधा, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर 3B को, अगर ये 3B क्लॉज सी को नैरोली इंटरप्रीट किया जाए तो सीधा क्या बोला जाएगा कि जी
शादीशुदा है उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, इसको नैरोली इंटरप्रीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखने वाली बात यह है, सारी सर्कमस्टांसेस को देखने वाली बात है कि बंदे ने पहले कमिट किया था कि शादी कर लूंगा, फिर शादी करने से मना कर दिया। और 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें क्या बोल दिया, वुमेन एंड हर पार्टनर, ये बात लिखी है, ना कि वुमेन एंड हर हस्बैंड। शादी का जो मुद्दा है उसको साइड कर दिया। बस ये कि बच्चा कंसीव हुआ तो किस कंडीशन में हुआ, और वो कंडीशंस अब डिटेरियोरेटेड है या फिर फेवरेबल है। डिटेरियोरेटेड है तो फिर बाद में अलाउ किया जाए, और यही बात फिर बाद में बोल दी गई है। ठीक है, रेप वाला मुद्दा आपको बता ही दिया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दिया है जो इस एमटीपी एक्ट में है ना, रूल 3B है, उसका क्लॉज ए क्या कहता है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो इसको। सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बच्चा कंसीव हुआ है रेप की वजह से या किसी सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, तो उस केस में मुद्दा ये बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है, जैसे कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ में जोर जबरदस्ती किया, फिर बच्चा कंसीव हो गया, और फिर वो लेडी जो है वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को टर्मिनेट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, इस फीटस को टर्मिनेट करवाना चाहती हूँ, तो इसका मतलब उसको क्या कंसिडर कर दिया गया है, यहाँ पर बोल दिया है ये मैरिटल रेप के तौर पे कंसिडर किया जाएगा कि हस्बैंड ने फोर्सफुली बच्चा कंसीव करवा दिया। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 जजेस की बेंच ने बोली है। इस बात को लेकर के बहुत बतंगड़ भी उठ रहे हैं, ठीक है, कि मैरिटल रेप जो है मतलब हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसमें अगर हस्बैंड ने जोर जबरदस्ती करके और फिर बाद में बच्चा कंसीव करवा दिया, तो वो लेडी जो है वो ये कह के डिमांड कर सकती है कि मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की गई थी मेरे हस्बैंड के द्वारा, इसलिए बच्चा कंसीव हो गया, इसलिए मैं एलिजिबल हूं कि टर्मिनेट कर दिया जाए। और ये इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से यहां पर दी है, ठीक है, कि मैरिटल रेप की वजह से भी अगर बच्चा कंसीव हो गया तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। तो जबकि मैरिटल रेप को अगर हम देखें तो मैरिटल रेप को एक्सेप्शन के तौर पे ट्रीटमेंट मिलती है। एक्सेप्शन का मतलब छूट, कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, कभी कोई नाराज होता है तो उनके बीच की रिलेशनशिप में स्टेट नहीं कूदेगा। स्टेट का मतलब सरकारी संस्थाएं बीच में अड़ंगे नहीं लगाएगी, जो कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंडर में एक्सेप्शन मिली हुई है। अभी तक तो मैरिटल रेप को अभी पनिशेबल नहीं बताया, मैरिटल रेप कंसिडर नहीं किया जा रहा, छूट के तौर पे दिया जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है और हमारे यहाँ पर मैरिज जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी कंटिन्यू करती है। पर ये जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है, कौन सा, रूल 3B क्लॉज ए के अंडर में, इसमें साफ साफ क्या बोल दिया कि मैरिटल रेप के रिजल्ट के तौर पे अगर बच्चा कंसीव हो गया तो भी उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है, ये कह के कि जोर जबरदस्ती करके बच्चा कंसीव करवाया गया था। तो ये चीज और बोल दी गई है, पर आईपीसी में इसको पनिशेबल नहीं बनाया गया है, ये ध्यान रखना। पनिशमेंट अभी भी नहीं है, बस ये कि बच्चे को टर्मिनेट कराने के लिए औरत जो लेडी है वो अपनी तरफ से आवाज उठा सकती है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, जो पर्पजिव इंटरप्रिटेशन है इसमें तो सीधी सी बात क्या थी भाई, सीधी सी बात है कि सर्कमस्टांसेस देखनी होगी, वुमेन मैरिड है कि अनमैरिड है। तो उस चीज में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैरिड का स्टेटस चेंज हो गया, अब वो डाइवोर्स या विडो है तो वो टर्मिनेट करवा सकती है। नहीं, अगर रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज हो गया तो भी वो डिमांड की जा सकती है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये 25 साल की लेडी का जो केस है उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टर्मिनेट आप करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोल दी गई है, समझ गए। ये था पूरा मुद्दा, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल रुपी। हमारा जो INR है ना वो रिलेटिवली स्टेबल है। देखो यहाँ पर आप देखो, ये चार्ट देखोगे ना कि डॉलर के कंपैरिजन में क्या हाल हो रहा है इंटरनेशनली डिफरेंट करेंसीज का, तो इंडियन रुपी जो है वो तो कितना डिक्लाइन कर गया है डॉलर के कंपैरिजन में, 2.55%। जबकि कोरियन वॉन की बात कर लो, स्टर्लिंग पाउंड की बात कर लो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर लो, स्वीडिश क्रोने की बात कर लो, चाइनीज युआन, फिलीपींस पेसो, साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है, थाई बाट जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिंगित मलेशिया का, जापानीज येन की देख लो, सिंगापुर का डॉलर, ये सारे इंडिया के रुपी से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इंडोनेशियन रुपी और यूरो, ये दो ऐसे हैं जो कि इंडिया के रुपी से थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाए। बाकी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी करेंसीज हैं वो धराशायी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सी बात है, यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है। इंटरेस्ट रेट राइज हो रही है तो यहाँ पर रिटर्न लोगों को अच्छा मिलने के चांसेस लग रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाहर के मार्केटों से पैसा निकाल करके लगा रहे हैं कहाँ पे, यूएसए के मार्केट में।
क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे हैं, सेफ है, वोलेटाइल नहीं है इकोनॉमी, तो इसलिए वहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज होने के चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो यूएसए का डॉलर यूएसए में वापस पहुंच गया, इसलिए डॉलर क्या हो रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। कैसे बन रहा है डॉलर स्ट्रांग? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है ना, इस वजह से। हमारे लिए नुकसान क्या है? हमारे लिए नुकसान ये है कि डॉलर्स में तो हमारे इन्वेस्टमेंट आता है और लोग डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट निकाल करके लेके जा रहे हैं यूएसए में। तो ऐसे में वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रुपी जो है वो 2.6% के लगभग डिक्लाइन हुआ है, नो डाउट, पर और बड़ी करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में स्टेबल है रुपी, मोर और लेस, अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसमें देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एफपीआई जो आता है, एफपीआई का मतलब क्या हो गया, 10% से कम जो किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं उनको अगर परचेज कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर करता है तो वह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोल दिया जाता है उसको। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो एफपीआई की वजह से डॉलर्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, एफपीआई विड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना, विड्रॉ हो गया तो डॉलर की लिक्विडिटी हमारे मार्केट में आ रही है कम। देखो यूएसए के मार्केट में डॉलर बढ़ रहे हैं और उनको डॉलर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी राइज कर दी है, ठीक है, तो यूएसए के लिए तो ये सिचुएशन है। पर वही चीज़ है कि यूएसए में भी क्राइसिस है, वो अलग एस्पेक्ट है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए इंडिया की इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ तो डॉलर्स की कमी आ रही है ना, और रुपी एज इट इज़ मेंटेन्ड है, इसलिए रुपी क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे ग्लोबल रिसेशन है, हमारे यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी जो है लगातार निकल रहा है हमारे यहाँ से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से रुपी क्या है, वो नुकसान में जा रहा है। ये कारण बन रहे हैं कि क्यों रुपी कमज़ोर हो रहा है, पर बाकी इतना कमज़ोर नहीं हो रहा जितना कि दूसरी और करेंसीज हो रही है, जो कि हमने ऑलरेडी टेबल में देख लिया है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? वैसे तो आरबीआई ने देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, लगभग 90 से 100 बिलियन डॉलर तक का जो इन्फ्यूज़न है डॉलर्स का हमारे मार्केट में वो किया है कि भाई डॉलर की लिक्विडिटी को इंडियन मार्केट में बढ़ा दे, जिससे कि रुपी के कंपैरिजन में डॉलर की लिक्विडिटी थोड़ी राइज होगी तो डॉलर की वैल्यू थोड़ी डाउन जाएगी रुपी के कंपैरिजन में। पर वही चीज़ है कि लगातार यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो लगातार इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन को हमें कैसे भी करके रिड्यूस करना है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 40-45 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, इस वजह से कि वहाँ के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को क्या कर रखा है, बढ़ा दिया, ठीक है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बहुत कम हुआ करती है, 1% से भी कम रहती है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट, पर बढ़ा करके वो 3-4% तक चढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रही है 8% से भी ज़्यादा, जबकि चलती है 2% वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट। तो पॉइंट क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए? तो इंपॉर्टेंट देखो इन्फ्लेशन है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जो कि सबसे मेन है फूड इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, जैसे कि रिसेंटली डेटा जो आया है उसमें क्या पता पड़ रहा है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो पर बैरल $90 से भी कम आ चुकी है, तो उसका थोड़ा बेनिफिट हमें मिला भी है। दूसरा, कैपिटल मार्केट की अगर बात करें, कैपिटल का मतलब शेयर मार्केट की, तो वहाँ पर भी देखो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई के पास में तो देखो यही है, चांसेस भी ये लग रहे हैं कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में, अभी 2-4 दिन में हो जाएगी जहाँ तक है, तो उस केस में ये लग रहा है कि 50.5% और इंटरेस्ट रेट राइज होने के चांसेस लग रहे हैं रेपो रेट की बात करें तो। बाकी देखो जब तक यूएसए में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज नहीं होती है तब तक ये तो चलता रहेगा। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रुपी को लेकर के ज़्यादा आरबीआई को इंडियन इकोनॉमी का टेंशन में नहीं आनी चाहिए। देखो टेंशन तो हमारे लिए मेन यही है कि हम इम्पोर्ट जो करते हैं ना वो पेमेंट करने में मुश्किलें आती हैं, बाकी तो लोड इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस आड़ में हमें एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारा एक्सपोर्ट राइज कर दें, एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, फिर तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि फिर माल हमारा सस्ता बिकेगा ना, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे चाइना जैसे कंट्रीज तो जानबूझ करके अपनी करेंसी, चाइना, इंडोनेशिया, इन पे ब्लेम लगता है कि जानबूझ करके अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं जिससे कि उनका एक्सपोर्ट राइज हो, पर हमारी तो नेचुरल हो रही है। पर नुकसान क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन, डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे हम, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिनेरियो है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए कल मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, आज न्यूज़ ही आ गई, अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं क्या है इसमें पूरा। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2022 तक एक्सटेंशन मिल गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 44,762 करोड़ रुपए तक का और खर्च करेगी। अब ये 7वां फेज होगा, अभी तक 6 फेजेज कंप्लीट हो चुके हैं, वो हम समझेंगे क्या कौन कौन से। आज 6ठे फेज की लास्ट डेट है 30 सितंबर, ठीक है। 122 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन और दिया जाएगा लोगों को, और वो लोग कौन होंगे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में 80 करोड़ जो बेनिफिशियरीज एनलिस्टेड हैं उनको, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इसमें फ्री फूड ग्रेन की बात की गई थी,
जिसमें ये था कि पर पर्सन 5 किलोग्राम अनाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और वो इंडिविजुअल कौन होगा? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर में जो ऑलरेडी अनाज मिलता है ना, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली अगर बात करें तो चावल, गेहूं और मोटा अनाज, तो उनके अलावा ये बियॉन्ड, उसके अलावा ये 5 किलो एक्स्ट्रा फ्री में देने की बात की जा रही थी। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कि एनएफएसए में एलिजिबल इंडिविजुअल्स को जितना उनको एंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा अनाज मिलना। कितना? 5 किलोग्राम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें जब स्टार्ट किया गया था तो पहला जो लॉकडाउन लगा था ना हमारे देश में 2020 में, जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो उसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए की असिस्टेंस देने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 26 मार्च 2020 को अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन लगा तो इसमें ये जो 1.7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करने की बात की थी गवर्नमेंट ने, उतना ही उसी का ये पार्ट है। अब रिपीटेड एक्सटेंशन, पहला एक्सटेंशन तो कब मिला था? ये देखो, जब कोविड-19 खत्म हो गया था, पर उसके बाद में सेकंड वेव जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी, सेकंड वेव जब स्टार्ट हुई थी, तब गवर्नमेंट ने मार्च अप्रैल 2021 में अगेन इसको किक स्टार्ट दिया था। फिर एक बार फिर से बंद हुई थी, बंद होने का स्कोप हो गया था, पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शंस आने वाले थे, इसलिए गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया। अभी तक लगभग 6 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ गया, कितना अनाज दे दिया गया, वो आप खुद देख लेना, मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा आपको। अब सवाल यह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में एंटाइटलमेंट, दैट मीन्स एलिजिबल लोग कौन है? देखो, 2 कैटेगरीज में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में अनाज दिया जाता है। एक तो है अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स, एक दूसरे होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो होते हैं ना, उनको परिवार चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स हैं, तो उस केस में उनको 35 किलोग्राम अनाज जो है वो महीने भर का मिलेगा। ठीक है, फैमिली छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई मैटर नहीं करता, 35 किलोग्राम महीने का अनाज मिलेगा। और वो 35 किलोग्राम अनाज जो मिलेगा उसका भाव मैं आपको बता चुका हूं, क्या है? 3 किलोग्राम चावल, 3 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चावल, 2 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से गेहूं, और मोटा अनाज लेना है जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है, मिलेट्स जिनको बोल सकते हैं हम, वो मिलते हैं 1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो ये तो हो गया अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड के लिए। और अगर प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो दूसरा एंटाइटलमेंट है, उसके अंडर में कोई फैमिली आती है, तो उसमें क्या है? फैमिली मेंबर्स के हिसाब से मिलेगी, जितने फैमिली मेंबर हैं उनके हिसाब से मिलेगा। और हर एक मेंबर का कितना एंटाइटलमेंट है? 5 किलोग्राम फूड ग्रेन हर महीने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कोई बड़ी फैमिली है और वो, अगर आप देख सकते हो प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंडर में आ रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? उसमें एक बंदे के लिए 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलेगा। अब फैमिली चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, छोटी है तो एक एक जने के हिसाब से बढ़ जाएगा क्वांटिटी, है कि नहीं, फूड ग्रेन का, और अगर बड़ी है तो, और छोटी है तो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 2 एंटाइटलमेंट्स हैं, और दोनों एंटाइटलमेंट में भाव क्या पड़ेगा उनको? नॉर्मली तो हम खरीदने जाए गेहूँ अगर बाजार में तो 30 रुपए किलो आराम से, 28-30 रुपए किलो मिल जाएंगे आपको आराम से, पर यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से देती है। ठीक है, और चावल की अगर बात करें तो चावल 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, कई वेराइटीज आती हैं। तो नॉर्मली जो चावल मिलते हैं ना एनएफएसए के अंडर में, वो नॉर्मल प्राइस देखे मार्केट में तो 30-35 रुपए किलो पर किलोग्राम के हिसाब से आता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर कितनी मिल रही है? 3 रुपए किलो के हिसाब से। तो ये बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है। कवरेज की अगर बात करें तो देखो, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लाया गया था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली जो सेंसस हुई है, अभी हमारे पास में सेंसस 2011 का डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से अगर देखें तो शहरों की जितनी पॉपुलेशन है उसका 50% कवरेज है, और गांव की जितनी पॉपुलेशन उसका 75% पॉपुलेशन कवरेज है। तो कुल मिलाकर नेशनल कवरेज कितना आ रहा है? दोनों का एवरेज निकाल दो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 67.5%। ओके, सेक्शन 9 क्या कहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में? कि रूरल अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन कवर की जाएगी वो क्या होगी? पिछली सेंसस के बेसिस पे। सेंसस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब उस सेंसस के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए ना, तो टोटल एंटाइटल्ड इंडिविजुअल कितने हैं? 81.35 करोड़ कैलकुलेशन के हिसाब से ये फिगर निकल के आता है। पर एक्चुअल में कितने लोग बेनिफिट उठा रहे हैं? जितने एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं उनके 98.05% ही इंडिविजुअल्स हैं वो बेनिफिट उठा पा रहे हैं। मतलब 79.77 करोड़ पर्सन्स हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में बेनिफिट उठा पा रहे हैं। इसका मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे, स्टेट्स अपने लेवल पे अगर और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और जो बचे हुए लोग हैं उनको एंटाइटलमेंट दें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, तो कितने जने और ऐड हो सकते हैं? कितनी गुंजाइश हो रहा है? 1.58
करोड़। इसका मतलब टोटल जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं वो हैं 81.35 करोड़, पर बेनिफिट उठा कितने रहे 79.77 करोड़, डिफरेंस आ रहा है 1.58 करोड़। इसका मतलब इतने लोग अभी बाकी हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। स्टेट्स अगर चाहें तो इनको आइडेंटिफाई करके इनको बेनिफिट्स दिला सकते हैं, और इन्हीं को बेनिफिट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, जिसमें ये जो NFSA के अंडर जो मिल रहा है उसके अलावा 5 किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से फ्री अनाज दिया जा रहा है। ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो है राइट टू फूड, राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया ये, जो कि पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से अनाउंस किया था, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 2013 में। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया हुआ ये प्रोविजन है, जिसमें कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आई उसमें सपोर्ट देने की बात की गई। ठीक है, इसमें सब्सिडाइज्ड रूट जो है फूड, ऑलरेडी आपको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है कि आपको वहां पर डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये जो करना पड़ता है 1-2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से जो भी है। ठीक है, दूसरा बेनिफिशियरीज कौन है? बेनिफिशियरीज वो हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऑलरेडी बेनिफिट्स उठा रहे हैं, उन्हीं को बेनिफिट दिया जा रहा है। ये इसका मतलब कोई इंडिविजुअल अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में एंटाइटल नहीं है, ना तो वो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड के अंडर आ रहा है, ना प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंडर आ रहा है, दोनों कैटेगरीज में अगर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर भी नहीं आएगा। ये है पूरा सिस्टम। ठीक है, फिर मुद्दा देखो फ्रीबीज का उठाया जा रहा था, अभी पता आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हाईलाइट किया था, बोले रेवड़ियां बांटी जा रही है। तो इस मुद्दे पर सवाल भी उठे थे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर अनाज अगर फ्री में दे रही है तो वो तो रेवड़ी नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर बिजली फ्री में दे दे तो रेवड़ियां हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझ के चलने वाली बात है, ये राजनीति की बात आ गई। पर मुद्दा ये है कि क्या चीज़ हमें फ्री में देनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें फ्री में नहीं देनी चाहिए, ये एक डिमार्केशन होना चाहिए। अगर डिबेट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, है ना। नंबर 1 पॉइंट है कि देखो गवर्नमेंट जो बोरोइंग करने वाली थी ना 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, वो बोरोइंग थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने एक तो अपना ये है कि 3 महीने अभी ये फूड ग्रेन वाली जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 3 महीने कंटिन्यू अभी करनी है, तो उतना बोला अफोर्डेबल है, हो जाएगा मैनेज। अगर इसको हम ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा और खर्च करना पड़ेगा, तो उस केस में गवर्नमेंट को मार्केट में बॉन्ड रिलीज करके पैसा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में अभी बोले ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए एक बार हम थोड़ा प्लान ड्रॉप करते हैं, जितना टारगेट था उतना कम। गवर्नमेंट ने टारगेट कितना किया था बजट के टाइम पे, अनाउंसमेंट के टाइम पे 14.21 लाख करोड़ का। ठीक है, तो सेकेंड हाफ में जितना टारगेट था वो अभी बोरो करने का कितना रखा है 5.92 लाख करोड़, जो कि थोड़ा रिड्यूस्ड है जितना टारगेट था। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हम कितना इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अगर बैलेंस देखें तो अभी फिलहाल करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब लोग दूसरे कंट्रीज हमारे मांगते हैं कितने रुपए, 23.9 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 2.8% है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये डेटा आया है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23, सितंबर 30 को खत्म हो रहा फर्स्ट क्वार्टर, राइट। तो उस तरीके से और आगे आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब करंट अकाउंट सरप्लस में भी हम पहुंचे थे। कब? 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में। उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, इंपोर्ट रुक गया था, इकोनॉमी रुकी हुई थी ना, सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की, उस टाइम की बात है, तब सरप्लस में था। सरप्लस क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट जो था वो तो चल ही रहा था, हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट जो था वो एक बार रुक गया था क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में ब्रेक लग गए थे एक बार। ठीक है, तो करंट अकाउंट सरप्लस में हम एक बार गए हैं 2021 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि पिछले 5 सालों में लगातार इंडिया सरप्लस में ही है करंट अकाउंट में या डेफिसिट में ही है, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, फ्लक्चुएशन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसीलिए हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात हम करें तो बात ऐसी है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंक्रीज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स। अब आपको क्या करना है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, इनके बारे में एक बार पढ़ लेना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इंडिया जो है वो 40वें स्थान पे पहुंच गया है, 6 पोजीशन का जंप करके। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को। ये रिलीज कौन करता है? जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। टॉप रैंकर कौन कौन रहे हैं? स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन, यूके और नेदरलैंड्स। ये टॉप इनोवेटिव कंट्रीज के तौर पे या इकोनॉमीज के तौर पे कंसिडर किया गया है। वीपो की 2022 की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसकी रैंक में चाइना 10वें नंबर पे है, इंडिया 40वें नंबर पे है। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी अगर बात करें तो उनमें टर्की 37th पे है, इंडिया 40th रैंक पे है, और कनाडा है वो 15th रैंक पे आ चुका है।
ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है इस वाले पार्ट से कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक कितनी रही है? 40। पिछली बार कितनी रही थी? 6 ऐड कर दो, 46। सिंपल बात है। और 2015 में क्या थी? 81। ये और देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी ने देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये कह दिया कि भाई वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है? कमोडिटी का मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल भी हो सकती है, गेहूं, चावल या कुछ भी, और नॉन एग्रीकल्चरल में जैसे बुलियन हो गए, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये चीज़ हो गई। तो कुल मिलाकर के अभी फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनको अभी तक अलाउ नहीं किया हुआ था। अब क्या कर दिया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब माल दिल्ली के किसी गोडाउन में पड़ा है, गोडाउन के लिए, गोडाउन का मतलब यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी में अलाउ किया है, ये थोड़ा ध्यान रखना ना। खेतों के अलावा जो कमोडिटीज़, खेती के अलावा जो कमोडिटीज़ हैं उनमें, तो माल पड़ा है दिल्ली के कहीं एक जगह पे स्टोर होकर के, उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक है? जब तक ये माल यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस डॉक्यूमेंट का लेन देन ही होता रहेगा, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल होता है सारा काम। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कोई भी खरीदेगा वो मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये हो गया तरीका कमोडिटीज़ में। और इसके लिए काम कौन करता है? इंडियन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव क्या हो गया? ये इस कमोडिटी से डेराइव डॉक्यूमेंट हो गया और इसी को लेन देन में ट्रेड कर लो। अब आप मुनाफा कमाओ, आज खरीद लिया, दूसरे के हाथ में, जिसके पास में पहले डॉक्यूमेंट था उससे आपने खरीद लिया, उसके पास पैसा चला गया, वो कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा। आपने जब बेचना है आप बेच दो, आप पैसे ले लो, किसी और के पास में चला जाएगा, वो कमोडिटी वहीं की वहीं रहेगी, पर कागज़ जो है अथॉरिटी है वो चेंज होती रहेगी। बस ये चलेगा। नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में अलाउ किया गया, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर लास्ट न्यूज़ है जो 6 एयर बैग का जो प्रोविज़न डाला गया था कि भाई 1 अक्टूबर 2022 से जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है, कम से कम 6 जने बैठ सकें, उनमें 8 जने बैठ सकें, उनमें कम से कम 6 एयर बैग्स लगाने होंगे। तो अभी उनको डेफर कर दिया गया 1 साल के लिए। कारण ये बताया गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से शॉर्टेज आएगी और वो एयर बैग्स हैं वो इंस्टॉल करने मुश्किल हो जाएंगे। दूसरा, गाड़ी भी महंगी हो जाएगी। जैसे 3 से 7 लाख रुपए तक की रेंज की गाड़ी की अगर बात करें तो उसमें फ्रंट एयर बैग्स जो होते हैं ना 2, उनकी बात भी करें तो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये का एक एयर बैग लगता है। तो बोलो कॉस्ट राइज हो जाती है, जिससे फिर बाद में लोग खरीदेंगे नहीं गाड़ियाँ। तो इसके लिए क्या कर दिया गया है कि फ्रंट एयर बैग्स तो ज़रूरी है ही, ठीक है, बाकी जो 6 एयर बैग लगाने वाली बात थी 8 पैसेंजर्स को ले जाने वाली गाड़ियों में, तो उसको एक बार डेफर कर दिया गया है, ठीक है। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।